एक बार जब अटल बिहारी की सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार बनी, तो उस समय बहुत भयंकर योगदान हुआ। तो इसलिए भयंकर वोटिंग का मतलब होता है कि सरकार बदलेगी, और अगर कम वोटिंग हो रहा है इसका मतलब होता है कि जनता कहीं न कहीं, ठीक है, छोटे मोटे मुद्दों से परेशान है, लेकिन सरकार को नहीं बदलना चाहती है। इसलिए इस देखेंगे, मैं कहना चाहूंगा कि यूपी की जनता जो कहीं न कहीं परेशान नहीं थी, छोटी मोटी परेशानियां तो होती हैं, लेकिन उनको सरकार बदलने का अपना मन नहीं था, नहीं तो वोटिंग बहुत ज्यादा होती। एक बड़ा दिलचस्प एक्सपीरियंस हुआ जब अभी चुनाव के दौरान हम लोग फील्ड में थे। मोदी की लोकप्रियता शिखर पर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ योगी जी की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी, लोगों ने उन्हें नंबर 2 के पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया, और लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भविष्य में योगी ही मोदी के विकल्प हैं। क्या आपको भी ये लग रहा है? देखिए, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ से बहुत ज्यादा सीट एमएलए की आती हैं, उसी तरीके से बहुत ज्यादा सीटें यहाँ पे राज्यसभा की आती हैं, और यहीं से बहुत ज्यादा एमपी चुन के आते हैं। तो यूपी का चुनाव होता है, वो संसद को बदलता है, एक नया रंग लाता है। इसलिए जब लग रहा था शुरुआत में कि समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर ले रही है, तो कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रम था क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे जब चीज नजदीक आती गई, शुरुआत में नेगेटिविटी थी, लेकिन बाद में ये मोदी के भाषणों से, योगी के भाषणों से, और भी जो लोगों ने, मेघवाल साहब थे, प्रधान जी थे, अनुराग ठाकुर साहब थे, और विधुर कार्यकर्ता थे, उन्होंने जब पूरा योगी जी की बातों को बताया, चीजों को बताया, तो जनता ने रियलाइज किया कि भाई आज हमको एक अच्छा सुशासन हो रहा है, तो हम क्यों इस सरकार को बदलें। तो क्योंकि गरीबी हुआ या एक प्रकार से महंगाई हुई, देखिए ये विश्व का मुद्दा है, आज कोई भारत का मुद्दा नहीं है। अगर जरा सा आप सोचना चाहेंगे तो ये मुद्दा हर जगह है, महंगाई हर जगह बढ़ रही है, गरीबी हर जगह, गरीबी से मतलब बेरोजगारी हर जगह है। तो इसको उन्होंने कहा ये तो हमारा घर का मुद्दा है, लेकिन आज हमको एक अच्छा शासन मिल रहा है, इसलिए योगी का एक कद बढ़ा। अब आपका जो प्रश्न है, नो डाउट योगी का कद बढ़ा, और उस कद इतने बड़े प्रांत का बढ़ा कि आज की तारीख में उनके अलावा यूपी में सीएम बनने का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन अब जहां सवाल रहा, क्या योगी जी मोदी के उत्तराधिकारी हैं या पीएम के उत्तराधिकारी हैं, इसके लिए देखिए राजनीति है, यहां कोई कुछ नहीं कह सकता किस समय क्या समीकरण बदल जाए। लेकिन अगर आज की तारीख में मैं कंपेयर करूं, तो मैं विदेश जाता रहता हूं, तो विदेशों में भी मैं जाता हूं, मैं ऐसे कंट्री में जाता हूं कि जहां योगी को लोग ज्यादा जानते नहीं, देखा भी नहीं है, लेकिन वहां भी जानते हैं अच्छा योगी जी, तो वहां पे उनको वो मोदी जी कहते हैं, तो वहां योगी जी नहीं जानते। मेरा मतलब मोदी जी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने जो दुनिया में अपना नाम कमाया है, उन्होंने विश्व स्तर पर जो भारत को लाया है, वो और कंपेयर करते हैं कहीं न कहीं तो योगी जी पिछड़ जाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि सारे चीफ मिनिस्टर्स में योगी जी उम्दा इंसान है, उम्दा सीएम है, लेकिन उनको कहीं कंपेयर आज करना मैं समझता हूं मेरे बस की बात नहीं है, अगला वक्त बताएगा। लेकिन ही इज ए वेरी गुड नाइस पर्सन योगी जी, और एक उम्दा सीएम है। कुंदन सर, मेरा सवाल यह था कि उत्तर प्रदेश की जो भविष्य की सियासत आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, चुनाव से पहले भी हमें लग रहा था कि ये जो चुनाव है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, और नतीजों ने भी यही साबित किया। मेरा सवाल सर दो हिस्सा है मेरे सवाल का, क्या आने वाले वक्त में भी यही सियासत देखने को मिलेगी, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह कि क्या बीएसपी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसका 11 से 12% जो वोट बेस था, हमने देखा वो चुनाव हारी दो टर्म में और लोकसभा में, लेकिन वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा। लेकिन इस बार 11 से 12% वोट जो दलित वोटर्स था वो छटक गया। तो क्या अस्तित्व की लड़ाई बीएसपी लड़ रही है? मायावती के लिए आगे क्या रहेगा, और क्या आने वाले भविष्य में यह सिर्फ समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी उत्तर प्रदेश की सियासत रह जाएगी? आपने ठीक कहा, मैंने चुनाव के दिनों में सब चीजों का देखा, खुद मैंने एसेस किया, तो मैंने देखा कि कहीं भी मायावती जी चुनाव में शुरुआत में नहीं उतरी। उनके एक दो नेता थे वो चुनाव में उतरे, वो भी बहुत ज्यादा नहीं उतरे। और सबसे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि बीजेपी पूरी तरीके से, जिस तरह इस बार चुनाव हुए, कोरोना का पीरियड था, सरकार ने या कहा जाए हमारे चुनाव आयोग ने ऐसा बैन किया कि भाई आप सामाजिक जो है कमेटी नहीं कर सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आपने अपने जो है डिजिटल मीटिंग करिए, डिजिटल मीटिंग करिए। इसके लिए देखिए न तो मायावती तैयार थी,
ना ही अपनी समाजवादी पार्टी तैयार थी, लेकिन बीजेपी पूरी तैयार थी। तो आज समाजवादी पार्टी तो फिर भी अपने दौड़ भाग करके इसको ले गई, लेकिन मैं क्या समझता हूं कि मायावती जी कर नहीं पाई, और दूसरा जो मैं समझता हूं कि मायावती जी शायद करना भी नहीं चाहती थी। इसका रीजन क्या है कि मैंने कई बार उनको सुना कि अमित शाह जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने उनकी तारीफ करी और मायावती जी की तारीफ अमित शाह जी ने करी और अमित शाह जी की तारीफ मायावती जी ने करी। तो कहने की जनता कंफ्यूजन में थी कि क्या भाई ये दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं क्या। कई मुद्दे ऐसे मुझे दिखे, और मायावती एकदम लास्ट में जाकर चुनाव में उतरी तो करीब करीब मुझे लग रहा था कि इस बार खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, इसलिए बिल्कुल सिमट के रह गई। एक बलिया में उनकी सीट आई है, जहां मैं समझता हूं तो वो स्वयं उनके विधायक स्वयं के बल पर लाए हैं, कई बार जीत चुके हैं वहां से। तो मैं समझता हूं कि इस चुनाव के अंदर जो मायावती जी की पार्टी है वो एक, अब जो पहले फैल रही थी कई प्रांतों में, अब सिमट के मैं समझता हूं एक प्रांत में रह गई, और अपना अस्तित्व तो शायद इस चुनाव में नहीं बचा पाई। अब आगे क्या करेगी आपको भविष्य ही बताएगा। डॉक्टर साहब, आपने बीएसपी का जिक्र किया कि बीएसपी में किस तरह से वोट शिफ्ट किया, और आपने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, ये जो इशू थे वो महंगाई का इशू रहा, बेरोजगारी का इशू इलेक्शन में रहा। ऐसा लोग मानते हैं कि महंगाई बेरोजगारी की बहुत चर्चा हुई, लेकिन वो वोट का आधार नहीं बनती, वोट उस पर जाकर नहीं टिकता कि क्या महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा इशू होगा जो सरकार को बदल सकती है। पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक पॉलिटिकल पैराडाइम चेंज हुआ है, पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया, सिनेरियो बदल गया है, और एक नया शब्द कॉइन हुआ राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म ने एक ऐसा इशू बनाया जिसने सारे इश्यूज को धराशायी कर दिया, और लोग मानने लगे कि राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात हुई कि लोग राष्ट्रवाद को बीजेपी से कनेक्ट करते हैं। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, इसके बीच में 2017 और अब ये 2022। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रवाद जो है सबसे बड़ा इशू हो गया और उसका डायरेक्ट कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां तक एक राष्ट्रवादी का समझ है वो जुड़ा हुआ है बीजेपी से। बीजेपी ने शुरू से ही करके दिखाया। अडवाणी जी के जमाने से वो रथ निकाला था और राम मंदिर बनने के लिए उन्होंने ईंट जोड़ी थी, तब से लेकर आज तक धीरे धीरे उसको मोदी जी ने एक्शन में ला दिया। मंदिर का हम लोग जीत गए और मंदिर बनने के लिए आज मंदिर बन रहा है। तो मेरा मतलब जो 80 और 20 का जो एक नारा लेके चले थे, इसका मतलब था हिंदू मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं ये 80-20 के बजाय मैं कहूंगा 85-15 पे चला गया। बहुत से मुस्लिम लोग भी इनकी तरफ जुड़ गए, क्योंकि इन्होंने जो किया, जैसा कि आपने कहा कि विकास, सुशासन और जो भी इन्होंने चीजें दी, गरीबों के लिए अनाज बांटा, गरीबों के बच्चों के लिए कि मैं पढ़ाई ये करेंगे, उनको स्कूटी देंगे, स्कूटर देंगे, ये देंगे, मतलब एक ऐसा कहा कि अच्छा राष्ट्र, अच्छा प्रांत बनाएंगे। तो लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम ऐसे प्रांत में जिए जो एक अच्छा शासन हो, गुंडागिरी नहीं हो और हमें एक अच्छा ठीक ठाक सब चीजें मिल जाएं। तो वो योगी जी ने दिया, करके दिखाया 5 साल के अंदर। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डबल इंजन सरकार के रूप में जो वहां उत्थान किया, यानी बड़े बड़े हाईवे बनाए, बड़ी बड़ी चीजें बनाई, बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोली, बड़ा चीजें खोली, तो उसमें योगी जी को बूस्टर मिला। तो मोदी जी का बूस्टर योगी जी को मिला और दोनों ने मिलकर के जो डबल इंजन की सरकार का नारा दिया, वो समझता हूं कि सफल हुआ। और वो डबल इंजन की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ी, जिससे योगी जी ने अच्छी सरकार बनाई, बहुमत से सरकार बनाई पंजाब, यूपी के अंदर। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। जिन राज्यों में अब तक बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई में दिखाई दे रही थी, वहां पर आप कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभर रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है, उसके जरिए दूसरे राज्यों में भी सियासी जमीन तैयार होने संभावना काफी बढ़ गई। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस का एक विकल्प बन चुकी है आम आदमी पार्टी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है राजीव जी। दिल्ली देखिए एक ऐसा प्रांत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल नजदीक समिट के बैठा हुआ है, यानी उनके अंतर तो नहीं आता लेकिन नजदीक है, मतलब हर केंद्रीय चीज का अफेक्ट वहां जाता है और उसको पूरे प्रांत का दर्जा भी नहीं है। इसके बावजूद भी, इतनी तकलीफों के बाद भी केजरीवाल साहब पहली बार भी जीते और दोबारा भी जीते, जबकि अगेन इनकम्बेंसी नहीं आई। इसका बेसिकली देखो, मैं जहां मैं समझता हूं, उन्होंने उस तकबे को खींचा अपनी तरफ। गरीब, साइकिल वाला, मजदूर, रिक्शे वाला या क्लर्क
या ऐसा जो मध्यम या उससे गरीब तबका है उसको अपनी तरफ खींचा और उसके लिए वो नारा दिया जिसको कहते हैं कि दिल्ली स्टाइल, दिल्ली का जो उन्होंने कहा दिल्ली का मैं जो कर रहा हूं पंजाब में करूंगा। तो मेन क्या था कि 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, सबको पढ़ाऊंगा और सबको खाने पीने को दूंगा, हेल्थ क्लिनिक बनाऊंगा। यानी जो एक आम लोगों के मुद्दे होते हैं कि भाई उनको क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, बिजली कम खर्च हो, ये सब जो आम आदमी की जो बातें होती हैं उन्होंने उसको फ्री करके दिया। तो मैं समझता हूं कि ये ही नारा उन्होंने पंजाब में दिया। अब पंजाब की बात करूं तो वहां एक तो क्या था कि बहुत ड्रग्स का बड़ा माफिया पड़ा हुआ है अभी भी, और नंबर 2 सबसे बड़ी हार जो कांग्रेस की इसलिए हुई कि आपस में सबसे गलत डिसीजन जो कांग्रेस के मेन दिल्ली के लीडर्स थे उन्होंने लिया, अमरिंदर सिंह को हटा दे करके सिद्धू जी के कहने से और मानी जी को बना दिया, सीएम बना दिया। तो ऐसा करने से कांग्रेस ने जो चेंज करके सीएम बनाया सिद्धू जी के कहने से, और दुर्भाग्य की बात क्या है कि सिद्धू जी भी हार गए, अरविंद जी भी हार गए और सीएम साहब भी हार गए, चन्नी जी भी हार गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को लगा कि भाई ये आंतरिक कलह है जो एंड टाइम पर लड़ रहा है, तो इसलिए उनको कांग्रेस से दूर होते गए। हम बात कर रहा हूं वोटर्स की। आप दूसरी बात करें कि मैंने पहले कहा था आपसे कि पंजाब किसान आंदोलन का मेन एपी सेंटर था। तो लोग जो पंजाब के किसान थे वो लोग बीजेपी के खिलाफ थे कि बीजेपी ने कानून लाया, उनको 1 साल बैठना पड़ा रोड के ऊपर, तो वो बीजेपी के खिलाफ थे। अब रहा सवाल कि बीजेपी के खिलाफ बन गए, कांग्रेस को समझ नहीं पाए कि भाई होगा क्या, टूट-फूट चल रही है उसके अंदर। तीसरा पॉइंट क्या आया कि आप आए तो आपने जो है वहां पे अपनी चीजें बताई कि मैं दिल्ली का मॉडल बनाऊंगा। तो उनको ये लगा कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए कि ऐसा दिल्ली को, जो कि पंजाब दिल्ली से लगा हुआ है, वहां के लोग यहाँ बहुत कुछ रहते हैं, आते जाते पड़ते हैं, उन्होंने देखा हुआ है कि ठीक से राज चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने आपकी सरकार को चुना। और कांग्रेस इसलिए हार गई बिकॉज अंतरकलह हो गया उसके अंदर, और बीजेपी शायद वहां पर इसलिए उनका प्रेजेंस पहले भी नहीं था, लेकिन इसलिए अपना नहीं बना पाई कि बिकॉज वहां पे जरूर ही किसान आंदोलन का एक मुद्दा बना जो बीजेपी को जिताने में असफल रहा। कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल उत्तर प्रदेश, यहाँ प्रियंका गांधी आती हैं और कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसका इम्पैक्ट भी देखा, कुछ जगहों पर बड़े अच्छे कैंडिडेट्स सामने भी आए, लेकिन जो नतीजा रहा 144 महिलाओं को टिकट दिया, उसमें 137 की जमानत जब्त हो गई और 399 कुल सीटें लड़ी 403 में, उसमें 387 लोगों की जमानतें जब्त हो गई। तो ये प्रियंका की पूरी कवायद को उत्तर प्रदेश में कैसे देखा जाए? देखिए, ये उन्होंने नारा तो बड़ा अच्छा लिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन एक बात देखिए आप, आज अगर हम एनालिसिस करते हैं तो बीजेपी सरकार ने अपने प्रोमिनेंट सारे मिनिस्टर्स को वहां पे लगा दिया, यानी पूरा जोर झोंक दिया। मोदी जी ने कितनी खुद रैलियां वहां करी, योगी जी ने करीब करीब सब जगह गए, मेघवाल जी, अनुराग ठाकुर, प्रधान साहब, अन्य जैसे बहुत से मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर ने दौड़े किए, चुनाव रैलियां करी। अब अगर हम यही हाल कांग्रेस का लें तो सारे पूरे ही यूपी के अंदर अकेले मेनका गांधी के अलावा किसने दौरा किया? कहीं राहुल गांधी चले गए, कहीं मेनका चली गई बहुमत के लॉ पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस यहां सिमट के नहीं रह जाती है। कांग्रेस आज की तारीख में देखी जा रही है मेनका गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रूप में। ऐसा नहीं है, ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। आज इसके बाहर भी कांग्रेस है। आज जैसे CWC की मीटिंग हुई, उन्होंने अपने हार को आंका, तो लोगों ने कहा, सिब्बल साहब ने कहा, बहुतों ने कहा, जो बड़े एडवोकेट हैं, मंत्री रह चुके हैं पहले, कि भाई इस CWC के अलावा भी कांग्रेस है। यानी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में भी लीडर हैं, लेकिन आज पार्टी के सेंट्रल कमांड ने, जैसे मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत साहब हैं, वो भी वहां नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए। बघेल साहब थोड़ा आए थे, तो 2 मिनिस्टर तो उनके बचे हुए हैं, 2 चीफ मिनिस्टर, तो गहलोत साहब एक अच्छा चेहरा है, वो वहां नहीं गए। इसके अलावा जो उनके बड़े बड़े दिक्कत चेहरे थे, शशि थरूर को ले लीजिए आप, सिब्बल को ले लीजिए, चिदम्बरम को ले लीजिए,
या माखन को ले लीजिए, कितने लोग उनके पास थे, पर पता नहीं कारण क्या था, उन्होंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। अकेली प्रियंका जी दौड़ती रही और मैं समझता हूं कि एक रीजन रहा जिसकी वजह से वो कहीं भी जो हवा चली योगी के और मोदी के, जब ट्रेन दौड़ी डबल इंजन की उस हवा के अंदर, वो कहीं टिक नहीं पाई। इसलिए मैं समझता हूं उनका ये डिसीजन जो है औरों को नहीं लाना, शायद कहीं न कहीं उनको अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं पड़ा। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। बीजेपी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, और अब जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, माना जा रहा था कि करीब 2 से 3 राज्यों में कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि भाई वापसी करेंगे हम। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है। प्रियंका जी को आगे किया गया कि अब हार हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हार की जिम्मेदारी लेगा कौन? आपको 2019 का वाकया याद होगा, जब हार हुई तो उस वक्त राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया। 2014 में सोनिया गांधी ने कहा कि भाई हम हार की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, सोनिया जी ने कहा भाई मैं इस्तीफा दूंगी, लेकिन उनके टीम के लोग कहते नहीं भाई जरूरत नहीं है, आप इस्तीफा मत दीजिए, हम जो है आपको ही अपना अध्यक्ष मानते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा, क्या अब नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए? क्योंकि नेतृत्व पे सवाल उठने लगा है। और आपने भी G20 ग्रुप का जिक्र किया। G20 ग्रुप के लोग कहते हैं भाई अब जो है गांधी फैमिली के बाहर कोई अगर आता है, कांग्रेस का नेतृत्व करता है, तभी कांग्रेस जिंदा रह पाएगी, नहीं तो सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं बिल्कुल, मैंने कहा कि देखा जाए तो अभी जब G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनके नाम मैं जानता हूँ, गुलाम नबी आजाद को लीजिए, सिब्बल को लीजिए, और बड़े बड़े नेता ने सबने मिलकर कहा कि भाई CWC के अलावा भी कांग्रेस है। तो ये बात शायद नहीं सुनी गई। हमारी माननीय सोनिया जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ, लेकिन CWC लोगों ने कहा मत दीजिए आप, तो उस पर मान गई। मतलब ये आज देखिए, देखा जाए तो कई सालों से एक उनको अच्छा कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं मिल पाया, वो लटका पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका जो कि एक प्रॉपर डिसीजन फास्ट नहीं करना होता है, वो उनको विफलता की तरफ ले जा रहा है। और साथ में जो तेज हवा चल रही है मोदी जी की या किसी और चीफ मिनिस्टर की लाई, योगी को ले लें, उसके सामने नहीं टिक पाएंगे अगर अपने ये डिसीजन स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपनी पार्टी को संगठित नहीं करेंगे, अपने पुराने नेताओं को मिला के नहीं लेके आ पाएंगे, और अच्छे नेताओं को जैसे गहलोत साहब वगैरह हैं इनको मिला के नहीं ला पाएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि जो कांग्रेस आज 2 प्रांतों में, उसका अस्तित्व भी अगर नहीं विमोचन किया गया तो कहीं भगवान नहीं जानता, पर करना पड़ेगा, नहीं कि खतरे में नहीं चला जाए। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी G23 की मीटिंग खत्म हुई थी, उसमें जो G23 के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने एक संगठन G23 बना लिया है, उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह ये नेता, जो बड़े नेता इकट्ठे होकर एक गुट बनाकर बैठे हैं, ये अपने शीर्ष नेतृत्व को तो सवाल उठा ही रहे हैं, साथ ही ये पार्टी को दीमक की तरह नहीं खा रहे? आपने बिल्कुल ठीक, आज मैंने कहा ही कि आज जो भी वो कह ही रहे हैं, सारे G23 के नेता कह रहे हैं कि भाई CWC के अलावा भी कांग्रेस है, यानी ये नेता उसके पार्ट नहीं है, उसमें जाना नहीं चाहते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा, गांधी परिवार को मंथन करना पड़ेगा। इस मंथन से क्या निकले? अभी जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा, देखा कि हमारे आदरणीय CM साहब अशोक गहलोत साहब ने कहा है अभी आप लोग दोबारा मंथन राजस्थान में करेंगे। हो सकता है इस मंथन के अंदर कोई चीजें निकल के आए कि भाई सरकार कुछ करे, या ये जो सोनिया जी की जो हमारी पार्टी है, जो हमारी कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस की जो हमारी पार्टी है, कुछ ऐसा कुछ करे कि जिससे विमोचन के बाद, मंथन के बाद कुछ इनको लगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इनको अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को साथ लेकर के चलना चाहिए। कांग्रेस किसी जमाने में एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। दुर्भाग्य का समय है। देखिए, मैं आपको जवाब दूं, आज मैं जिन संस्थानों का मैं चेयरमैन हूं, अगर वो संस्थान खराब होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी चेयरमैन के ऊपर होती है। आज इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं किसी खिलाफ नहीं हूं, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, चेयरमैन कोई भी हो, प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन बने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको लें, उनसे सलाह मशवरा करें, तब विचार मंथन करें कि भाई क्या हुआ, जो पार्टी इतनी स्ट्रांग थी क्यों चली गई और क्या वजह है कि लोग मोदी मोदी कहते हैं। इसका एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको अपनी कमियां मिलेंगी और उस कमियों को दूर करने के लिए बैठेंगे, तभी अपना ये अस्तित्व बचा पाएंगे, न अस्तित्व खो देंगे।
सर, कांग्रेस से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की हालत पूरे देश में, खासतौर से यूपी से जहां से हम लोग हैं, वहां बहुत खस्ता है। और सूरत हाल कुछ ऐसा है जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है, वहां तक कांग्रेस पहुंच गई है। आप चूंकि एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो आप बताइए कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है कांग्रेस का। देखिए, मैंने बताया आपको कि भाई इसका सबसे पहला तरीका है कि मैं नहीं कहता कि अपना प्रेसिडेंट बदलिए, मैं नहीं कहता। प्रेसिडेंट बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जैसा कहा, अगर वेंटिलेटर है तो जब मरीज वेंटिलेटर पे चला जाता है तो हम वो सारी चीजें करते हैं बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं। यानी हमें लगता है कि 1% ये कर दें तो भी कर देते हैं, कहीं होता है प्लस माइनस तो भी कर देते हैं, उसको बचाना होता है। मैंने इसलिए कहा अगर कांग्रेस वेंटिलेटर पे है तो ऐसा कि उनका मंथन करना चाहिए, जैसा कि अब राजस्थान में होने वाला है। अशोक गहलोत साहब ने इन्वाइट किया सबको, तो ऐसा मंथन करें और जो चीजें हैं, यानी जितने बड़े बड़े उनके दिग्गज नेता हैं, मेरा उनको सिर्फ सलाह मुशवरा है, उनको बुलाएं, उनको बैठें और बैठ कर सबकी बात सुने और सुनने के बाद बहुमत से मंथन करें कि हमें आज कांग्रेस को बचाने के लिए जो हमारी कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी वो आज बिल्कुल डाउन चली जा रही है। तो कहीं न कहीं पार्टी में नेतृत्व है, इसलिए इनके गुड गवर्नेंस के लिए उनको एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएं, इन लीडर्स को शामिल करें और उन सबको सलाह करके कोई डिसीजन करें। तो कई महीने ऐसा करेंगे, तब जाने के बाद इसके अंदर ये कांग्रेस वेंटिलेटर से बाहर आई, यानी वो सारी दवाइयां ढोक दें जिससे कि वेंटिलेटर से बाहर निकाल सकते हैं। वो दवाइयां क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। चेयरमैन सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से उत्तराखंड का हम जिक्र करना चाहेंगे, छोटा राज्य है और वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों ने बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। आपने देखा कि पुष्कर धामी जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी अपना सीट हार गए, हरीश रावत साहब थे वो भी अपनी सीट हार गए, यानी दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो दोनों हार गए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उत्तराखंड में किस तरीके से अपनी पार्टी को सुधारना पड़ेगा और ये जो जिस तरीके से इन दोनों दिग्गजों की हार हुई है, ये उत्तराखंड की आवाम को क्या मैसेज देगी? देखिए, धामी जी का हारना तो एक प्रकार से देखा जाए तो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी पार्टी जीत गई लेकिन धामी जी हार गए। तो ये तो पार्टी को देखना पड़ेगा, स्वयं धामी जी को देखना पड़ेगा कि भाई पार्टी जीत रही है तो वो जीती बिकॉज ऑफ दी मोदी जी की वजह से। धामी जी हार गए, हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत कारण हो इसलिए हार गए होंगे, इसलिए उनको मंथन करना पड़ेगा, बीजेपी को भी और धामी जी को भी। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, नो डाउट कुछ ऐसा लग रहा था, न्यूज आ रही थी, लोग आंकड़े बता रहे थे कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही है उत्तराखंड के अंदर, रावत साहब को आगे लेके आ रही है, लेकिन वो भी नहीं ला पाई। तो मैं समझता हूं कि देखिए क्या होता है कि आज आप मैसेज जाता है, आज वही जो उत्तराखंड है उससे लगा हुआ है, पंजाब के पास है, वहां देख रहे हैं कि मतलब रोज कलह मचा हुआ है, इसको हटा रहे हैं उसको हटा रहे हैं। रावत साहब भी एक बार बीच में नाराज हो गए थे अपने उत्तराखंड के वोटों को लेकर, चुनाव के टिकट बांटने के लिए कई चीजें ऐसी आई, और इसलिए मैं समझता हूं कि यहां भी उनका अंतर कलह चला और उनका केंद्रीय जो संगठन उनका जो मेन होता है वो कहीं न कहीं फेल हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस दबी और चूंकि बीजेपी पूरी पावर में थी उसको निकाल के ले गई, तो उन्हें छक्का मार दिया और ये पीछे रह गए। एक सवाल मेरा भी आपसे सर, अगर हम 5 राज्य के चुनाव परिणामों की बात कर लें तो 4 में जिस तरह हमने देखा कि बीजेपी ने जीत हासिल करी, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कोर फैक्टर्स रहे, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसका सीधा असर इन 5 राज्य के चुनावी नतीजों पर पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा तो देखिए आज आप कुछ भी कहें कि मोदी जी एक लोकप्रिय नेता हैं इस भारतवर्ष के, खास तौर से नवयुवकों के तो हैं ही हैं। अपने कई डिसीजंस करके, 3 तलाक या वगैरह बहुत सी बातें करके मुस्लिम महिलाओं को अपनी तरफ खींचा है, देश की अदर महिलाओं को अपनी तरफ खींचा है, और विकास के कार्य देश में हो ही रहे हैं, उनसे भी हमारे देश के लोग प्रभावित हैं। आज देखते हैं देश दुनिया में जाते हैं, जब वहां जाते हैं देश दुनिया के नेता उनसे बड़े गले मिलते हैं, वो चीजें वहां दिखाते हैं। आज भारत का नाम होता है, देखते हैं भारत को पूछा जा रहा है भाई आप आइए हमारी संधि कराइए, सब बातें लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्या होता है, उन आदमी का व्यक्तित्व जो है वो बहुत बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है, विश्व के लीडर में गिने जाते रहे हैं वो। तो ऐसी कंडीशन में मैं समझता हूं कि अब जो चुनाव होने वाले हैं, पहले अगर ये 4 प्रांतों में अगर बीजेपी हार जाती तो शायद
लोगों को लगता कि अब दिक्कत आएगी, लेकिन मैं समझता हूं चूंकि जिस तरीके से छक्के मारे हैं बीजेपी ने इन 4 राज्यों के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि 9 राज्यों में कोई समस्या पैदा होगी। इसका एग्जाम्पल सुन लीजिए आप। ममता जी ने बंगाल में बीजेपी को बहुत झटका दिया, उसके बाद ममता जी का चेहरा बहुत बना था और बनने के बाद ऊपर आई। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक देश का नेतृत्व करूंगी अपोजिशन पार्टी को बनने के बाद, लेकिन उसी लिए वो गोवा में खड़ी हुई, वहां पे उनको अच्छा नहीं मिला देखने के लिए। तो मैं समझता हूं कि आज की जो चीजें हैं उसके अनुसार कोई विकल्प नहीं है और देश ये चाहता है कि उसका विकास हो, उनके लोगों को खाने पीने को ढंग से मिले और उसके नेता की लोग तारीफ करें, उसके नेता का लोग विश्व में आदर करें, ये चीज उसके देश का आदर हो, आतंकवाद से दूर रखे हमको और राष्ट्रवाद हो और विकास हो। ये सारी चीजें जो हैं बीजेपी ने मोदी जी के लीडरशिप में दी हुई हैं, तो मुझे लगता नहीं कि 9 राज्यों में कोई संकट पड़ेगा, आसानी से ये निकाल के ले जाएंगे। बिल्कुल सर, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यही है कि आप 9 राज्यों की बात कर रहे थे और जैसे ये जब नतीजे आ रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो एक और नारा लगाने लगे थे, उत्तर प्रदेश तो झांकी है, अभी दिल्ली बाकी है। यानी 2024 के लिए भी उनके अंदर उत्साह जाग गया था। अब आने वाले 22 देश में 9 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय। तो इन तमाम राज्यों में क्या भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत का मोमेंटम मिला है, जो ये जोश मिला है, वो आसानी से आगे लेके जाएगा या फिर बड़ी अग्नि परीक्षा और है अभी? नहीं, देखिए 22 का जो चुनाव जीत गए 4 प्रांतों के अंदर, इससे मोमेंटम मिल गया इनको और अब दूर नहीं है जैसे कि आने वाले समय में 2 राज्यों में फिर चुनाव है, गुजरात में और हिमाचल में, तो ये फिर एक टेलर हो जाएगा। मुझे लगता नहीं गुजरात में उनका खुद का प्रांत है, वो हिमाचल में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, शायद मुझे लगता है दोनों जगह वो खींच के ले जाएंगे। तो विकास जो हो रहा है देश में और मोदी जी की अपनी जो छवि बन रही है, तो कोई ऐसा नेता मुझे पूरे देश में नजर नहीं आता, पूरे देश में जो कि देश का लीडर हो। ये कारण है कि लोग उनको चुनते हैं, उनका व्यक्तित्व है, उनके बोलने की शैली है, उनकी कार्य करने की शैली है, इन सब बातों से लेकर के जो चीजें बनाते हैं, तो लोग वोट मोदी को दे रहे हैं। इसलिए वहां कोई भी हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या पैदा होगी और कोई ऐसा कंपटीशन नजर नहीं आता। और 2024 का चुनाव मुझे लगता है कि आराम से दिल्ली की तरफ जीतेंगे। और एक मैं चीज और समझता हूं, जो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, कि मुझे लगता है कि मतलब चूंकि यूपी से इतनी बड़ी जीत हासिल की इन्होंने, तो राज्यसभा की सीटें बहुत मिलेंगी इनको, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहीं न कहीं अध्ययन करता रहता हूं तो मुझे लगता है कि शायद कहीं परिसीमन आयोग बैठेगा और कहीं चूंकि राज्य में जनसंख्या बढ़ गई है तो बैठेगा और कहीं पे वहां पे यूपी के अंदर पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेंगी, वो भी एक बड़ा उनको अस्तित्व मिलेगा कि उससे नंबर ऑफ सीटें ज्यादा जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर यूपी से। इन सब समीकरण को लेकर के, उनका खुद का व्यक्तित्व लेकर के, देश में राष्ट्रवाद का नारा लेकर के, उनका जो है एक विकास, देश का विकास, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, ये सब लेकर के धक्का मार के आराम से सरकार को बनाएंगे। मुझे ऐसा अभी तो ऐसा लग ही रहा है। अच्छा सर, एक चीज है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व जो है वो जीवन शैली है, इसको अलग तरह से नहीं देखा जा सकता। लेकिन हमने ये देखा कि चाहे विपक्ष की तरफ से खास तौर से ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। अच्छा, इस बीच में चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, भारत की पहचान भी ये तीनों जगह हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष ये जो कह रहा है कि हिंदुत्व का कार्ड ये 2024 तक चलेगा? देखिए, हम सब भारतीय हैं और हमारे अंदर राष्ट्रवाद एक घुटा हुआ है, और तो इस पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है कहने कि हम हिंदू हैं और हमारा हिंदू देश है हमारा। तो ये जो राष्ट्रवाद का नारा है और मोदी ने करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, या जहां भी जो करते रहते हैं, चीजों करते रहते हैं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को बढ़ाते रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी जो इमेज बढ़ रही है उसमें हिंदू तो पूरे साथ उनके हैं ही हैं, लेकिन मुसलमान महिलाएं भी 3 तलाक देके जितनी सुविधा उनको मिली वो उनके साथ आ गई। देश की अदर चीजों की नारियां, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां और युवा आज भी इतने फैन हैं मोदी जी के कि आप मोदी जी का नाम सुनते ही वाह करने लगते हैं। तो इन सब चीजों की प्रगति हो ही रही है देश के अंदर। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि कोई चीज शायद नहीं रुके कि उनका 2024 का देश में दोबारा बनना
मुझे लगता है कि संभव है। सरकार आमतौर पे माना जाता है जो ये सरकार विरोधी जो लहर होती है ये रोड़ा बनती है, लेकिन अगर इन चुनाव के परिणामों की बात करें तो 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सीटें जीती हैं, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जहां जीती है उसका कारण तो क्या था कि नंबर 1 मोदी जी का व्यक्तित्व, नंबर 2 जहां डबल इंजन की सरकार थी, हमने उत्तर प्रदेश को ले लें जहां से आप विराजमान करते हैं, वहां पे प्रचंड अच्छे कार्य हुए, विकास कार्य हुए और योगी का बुलडोजर चला, गुंडागिरी खत्म हुई। और तीसरा पहलू ये होता है विकास, सुशासन, और तीसरा होता है कि कोई भी संगठित और बहुत ही बलवान कोई विपक्ष का न होना। इसलिए मोदी जी के पास खेलने का पूरा फील्ड है और मुझे लगता है कि 2-2 में वो छक्के मारेंगे, खेलेंगे, इसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे कहने में कोई गंभीरता नहीं। अपना सवाल ले लीजिए आप। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि ये जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, ये 5 राज्यों के चुनाव के मायने वो भी तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए जब चुनाव आयोग ने इसे कोरोना काल में कराया, तमाम पाबंदियां थी। ऐसे में भीड़ के साथ साथ अपने मतदाता तक पहुंचने के लिए सियासी दलों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें सबसे बड़ा जरिया बना सोशल मीडिया। सोनिया गांधी ने सदन में कहा है अभी उनकी CWC की बैठक के बाद कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल हुआ। आप एक पेशेवर डॉक्टर हैं, नामचीन डॉक्टर हैं, कोरोना काल में कराए गए इन चुनाव और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोनिया गांधी जो इंगित कर रही हैं, संकेत के जरिए कहना चाह रही है सोशल मीडिया नहीं, एंटी सोशल मीडिया। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि कोरोना काल में चुनाव हुए और चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया कि आप पहले 50 लोग ज्यादा पहले कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर 50 की रैली कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, बढ़ाते गए, धीरे धीरे से कोरोना कम होता गया। जिस समय किसी को नहीं पता था कि लास्ट के फेज में पूरा चुनाव रैलियां खोल देंगे, तो उस समय सारा चुनाव था सिर्फ डिजिटल चुनाव था। तो जिस पार्टी के पास, जिस मेंबर्स के पास, जो MLA खड़े हैं उनके पास अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मीडिया का माध्यम स्ट्रांग था, उन्हें पहुंचाया। पर जो इसके लिए तैयार नहीं थे, थोड़ा पिछड़े वो। लेकिन लास्ट के दौर में जब हुआ कि उन्होंने सारा कुछ खोल दिया, फिर पूरा ओपन गेम करने को मिल गया। लेकिन जो आपको कहा, मैं वहीं लौट के दोबारा आता हूं कि सोशल मीडिया का आज की दुनिया में किसी आदमी की, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी भी संस्था की इमेज बिगाड़ने में और विजय बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए बात को नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया ने जो किया उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान है आज मोदी जी को जिताने के लिए। विजय जी, सवाल है सर, जिस तरह से आपने बात की मोदी जी को जिताने की बात हो रही है, अभी जो चुनाव लगातार हो रहे हैं, फिल्मों की बात करें तो अभी एक फिल्म आई पुष्पा, तो लगा कि एक सदन की जो फिल्म है उसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बॉलीवुड की इंडस्ट्री खड़ी हुई और उसमें बिग बी का नाम हम जिक्र करें, अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन पुष्पा से बहुत आगे चले जाते हैं। वो बाहुबली भी एक बार हिट होती है। ऐसे ही हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बड़े नाम है ममता बनर्जी। जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए तो जिस तरह से जीत हुई ममता बनर्जी की, तो लगा कि अब मोदी का मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी आ गई। उससे पहले अरविंद केजरीवाल साहब आ गए थे। फिर हुआ कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो अखिलेश यादव हो जाएंगे। क्या आपको लगता है जब हम 2022 के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा वापसी से 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो कद है छत्रपों के, जो रीजनल लीडर्स के, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल है, या साउथ में हम चले जाएं स्टालिन को लेकर या नवीन पटनायक को लेकर, क्या इनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से किया जा सकता है? देखिए, नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जैसे कि ममता बनर्जी का नाम लिया आपने, ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा जंप लिया था अपनी बंगाल जीतने के बाद कि मैं देश के अपोजिट पार्टियों को लीड करूंगी और 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ खड़ी होंगी। ये लेके उतरी थी। लेकिन उनकी जो गोवा में जो उन्होंने दिखाया, बंगाल में अच्छा उन्होंने दिखाया नो डाउट, पर गोवा में होने के बाद थोड़ी सी वो डाउन हुई। उसी तरीके से केजरीवाल जी को स्थान मिला है कि भाई दिल्ली के बाद सेकंड पांच उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन क्या आज केजरीवाल जी और क्या आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, क्या आप अगर खड़ा करें देश में कई प्रांतों से, नॉर्थ के या मिडिल के प्रांतों में वोटिंग लें, तो मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग वोट मोदी जी को, दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, देना चाहेंगे। तो इसलिए इन पार्टियों को अगर कुछ करना है तो इनको फिर से अपना
जो पार्टियां ममता बनर्जी की है, चाहे अपने अखिलेश जी की पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप पार्टी है, इनको पहली बात तो क्या है, इनको आपस में मिलना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्या है, इनको मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोरे नारे देने से आज जनता नहीं साथ आती है। उसको एक स्ट्रांग लीडर चाहिए। स्ट्रांग लीडर वही हो सकता है जिसने कुछ करके दिखाया हो। और आज चूंकि मोदी जी को समय मिला, 2 बार उनको चांस मिला हुआ है और दोनों बार में करके दिखा रहे हैं और देश नहीं दुनिया में दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूं वो छवि से लड़ना, वो छवि टकराना आज की तारीख में तो मुझे लगता है संभव है। शायद ये अगर अपना कुछ पुनर्गठन करें, कुछ विमोचन करें, आने वाले एक समय में कुछ करें, तो उस समय के बाद कुछ कह सकते हैं। आज तो उनके अलावा कोई विकल्प है नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2022 के जो चुनाव हुए हैं, इसमें शानदार तरीके से जीत दर्ज की है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, पंजाब की बात हो, पंजाब में तो हार गए, लेकिन गोवा की बात हो, क्या इसका फायदा आने वाले जो चुनाव हैं राज्यों के उसको मिलेगा? दूसरा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसमें किस तरीके का जोश होगा और इसका फायदा 2024 में आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बड़ी आम बात है कि अगर एक लीडर जीतता है, उस लीडर को बनाने में या उस लीडर के साथ जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें बहुत जोश आता है। तो आज इन 4 प्रांतों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भाजपा कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश है कि भाई हमारे 4 राज्यों में हम जीत गए, बहुमत से आए, अच्छी सरकार बना ली हमने, वो जोश जारी है। अब गुजरात आने वाला है। आज आप देखिए, प्लानिंग देखिए कि आज एक चुनाव खत्म नहीं होता है और उसके पहले बीजेपी जहां नेक्स्ट चुनाव होता है वहां पूरी अपनी शक्ति से लग जाती है। आज मोदी जी ने गुजरात गए, वहां बड़ा भारी शो किया, लोगों से मिले, बड़े बड़े लोगों को उत्साहित किया, खेल के बड़े बड़े उन्होंने उद्घाटन किए, यानी उन्हें चुनावी माहौल ले लिया। अमित शाह ने चुनावी माहौल ले लिया और पार्टियां भी सो रही हैं। इसका मतलब होता है कि उनकी एक बहुत अच्छी रणनीति है, उनके अंदर एक अच्छा ज्ञान है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। इन सब बातों को देखें तो बाकी पार्टियों को कंपीट करने के लिए बहुत मंथन करना पड़ेगा। ये खोली खोखरी बातें करने से नहीं जीत पाएंगे और मुझे लगता नहीं ऐसी बातें करते रहेंगे तो 2024 ये बिल्कुल खड़ा हुआ है। 2 साल बीतते समय लगता नहीं है और कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज तो मैं समझता हूं कि कोई उनके बराबर है नहीं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से मोदी साहब ने इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर निशाना साधा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक है, मोदी जी ने जिस तरीके से अपना को प्रेजेंट किया है कि देखा जाए तो मोदी जी ने, हम सभी देखते हैं, उनका परिवार नहीं है। उन्होंने जो परिवार भी अपना था उसको उन्होंने कभी भी आगे नहीं आने दिया, इन द सेंस कि कभी उन्होंने अपने काम में इंटरफियर नहीं करने दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि उनका विशेष जो होता है, कहने का होता है कि भाई कांग्रेस एक जो है फैमिली पार्टी है, तो कहीं कहीं मामले में सही लगता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि इसको, मैं नहीं कहता कि प्रेसिडेंट चेंज करिए कांग्रेस का, पर मैं कहता हूं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाइए जिससे आपको सलाह मिले, अच्छे लोग आपके पास होने। अखिलेश जी का ठीक है, कुछ ऐसा है कि वो पार्टी में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हम लोग आए तो शायद, मैंने सुना था कहीं कि हम बदला लेंगे, पहले जिन्होंने नुकसान किया उनसे पहले निपटेंगे। ये बातें अच्छी नहीं होती, नेगेटिव जाती हैं। देखिए, आप चुनाव हार गए, ये खेल का मैदान है, तो उसको अपने को हार गए तो हार गए, पॉजिटिव लीजिए। पर अगर जीतने का प्रयास कर रहे हैं तो कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं अगर जीत गया तो आने वाले समय में उस आदमी को देख लूंगा। ये जनता पे इसका बहुत कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। ये शायद कहीं न कहीं जो उन्होंने कहा, उनके कई मंत्रियों ने कहा, तो ये जो कि हम बदला लेंगे लोगों से, आगे हम जीत गए हम लोग, तो ये अखिलेश जी की सरकार जो बनने वाली थी, लोग सोचते थे, तो शायद कहीं न कहीं ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था उनके लिए। सर, एक चीज जानना चाहता हूँ, आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, मेरा जो मरीज है, विपक्ष जिसे हम कहते हैं, वो ऑपरेशन टेबल पर पहुंच गया। अब ऑपरेशन टेबल पर क्या आपको लगता है, क्योंकि इसको जिंदा तो करना, आप जैसे जब डॉक्टर के पास आ जाएंगे तो उम्मीद तो रहती है, तो क्या आप समझते हैं क्या इलाज हो सकता है? क्या टीम ऑफ डॉक्टर्स, यानी जो टीम ऑफ लीडर्स हैं हमारी, वो इस अपोजिशन का जो डेथ बेड पर पड़ा हुआ है, ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हुआ है, इसको रिवाइव कर सकता है? एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक एनेस्थीसिस्ट है, एक परफ्यूशनिस्ट है, सब लोग हैं। तो ये जो तमाम लीडर्स है वो इस अपोजिशन को वापस से सर्जरी से वापस ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं डॉक्टर हूं और मैंने वो समय भी देखा है कि जब मरीज मर रहा होता है, वेंटिलेटर से भी ज्यादा अवस्था के मीन्स उसको लग रहा है कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, वेंटिलेटर से अगला स्टेप हो गया, तो हम लोग उस समय फिर ये सोचते हैं, फिर डायग्नोस नहीं करते,
हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स खड़ी हो जाती है, वो कहती हैं ये सुई लगाइए, वो कहते हैं वो इंजेक्शन लगाइए, वो इंट्रावेनस दीजिए, उसको ये इंस्ट्रूमेंट डालिए, उसको ये इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम लोग जहां 1% भी सोचते हैं कि भाई ऐसा करने से हो सकता है, हम संभल के करते हैं। हमारे पास नर्स खड़ी होती है, हर दनादन सुई लगाती रहती है। तो अगर आपने कहा कि वेंटिलेटर पे है, मैं कहूँ उससे भी आगे की स्टेज में है, उस स्टेज में जहां की अब उनको क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया, हम ऐसी स्टेज में जिताने के लिए हम 10 डॉक्टर वहां खड़े हो जाते हैं, सीनियर लोग, हमारे जूनियर्स खड़े हो जाते हैं, नर्सें खड़े हो जाती हैं। एक बोलता है अब ये लगा दो, दूसरा बोलता है अब ये लगा दो, थर्ड, क्यों? क्या भाई लग रहा है चंद मिनटों में अगर हमने नहीं किया, कोई दवा ने अपनी कलाकारी नहीं दिखाई तो मरीज गया। तो उस समय हम ये नहीं सोचते कि क्या करना है, जो लगता है अच्छा हो सकता है हर चीज ट्राई मारते हैं उस समय। तो अब इनके लिए मैंने एक ही बताई कि इन पार्टियों को कुछ करना है, आपस में मिलें, बैठें, संगठित हों और एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाएं। जो उनके बड़े बड़े नेता हैं, सिंगल नेता नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाएं, अपने मन की अंतरात्मा को झांकें कि हमारा क्यों ऐसा विघटन हुआ, हम क्यों हारे, और उसके बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए, दुनिया को दिखाएं। खोखली बातें करने से नहीं होता है। तो देखिए आने वाला 2 साल कम नहीं होता, लेकिन आज से उनको मंथन करना पड़ेगा। अगर ये लेट हो जाते हैं तो मैं समझता हूं जितनी हवा तेज चल रही है मोदी जी के फेवर में, उसके आगे ये नहीं टिक पाएंगे अगर इस तरह के एक्शन नहीं लेते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BS तोमर साहब। हमारे न्यूज इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर तोमर ने जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उस पर बारीकी से नजर डाली और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। जैसे मैंने कहा था कि वो पेशे से डॉक्टर हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति पर और टीवी पर वो बहुत पैनी नजर रखते हैं और उसी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। और जब जब भी ऐसे शो होते रहेंगे उनसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।